राम राम नमस्कार नाजरीन आदाब। प्रोग्राम खास मुलाकात में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। नाजरीन, पिछले 2 माह से किसान अपनी मांगों और ज़राई क़वानीन को लेकर एहतजाज कर रहे हैं। सरकार और किसानों के दरमियान कई मरतबा बातचीत हुई, लेकिन बेनतीजा रही। आखिर वक्त गुजरने के साथ साथ यह मसला पेचीदा होता जा रहा है। सवाल यही उठता है कि आखिर यह मसला हल कैसे होगा और मुल्क की सियासत का मौजूदा में रुख क्या है। इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ बहुत खास मेहमान बीजेपी रुकने पार्लियामेंट सैयद जफर इस्लाम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जफर इस्लाम साहब, न्यूज़ 18 उर्दू में सर आपका बहुत इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया। जफर इस्लाम खान साहब, मेरा पहला सवाल यही कि पिछले कुछ दिनों से मुल्क में एक बेचैनी सी है और खासतौर से जब से किसानों का यह एहतजाज शुरू हुआ है, किसान अपनी मांगों को लेकर और जो ज़राई क़वानीन है, जो कानून है, उसे लेकर जिस तरह से आवाज़ बुलंद की, इसके बाद से एक बेचैनी से है। सवाल जफर साहब ये उठता है कि क्या किसानों का ये मसला यूं ही चलता रहेगा? जो अन्नदाता है, किसानों के बारे में अगर हमारी पिछले 6 साल से देखिए, 7 साल से जब से हमारी सरकार है, जो कोशिशें रही हैं कि किसानों की आमदनी बढ़े, उसकी इनपुट कॉस्ट कम हो, उनको किसान में सर्विसेज जो है, किसान सर्विसेज के अंदर बहुत सारी सुविधाएं मिले और साथ साथ जो एमएसपी है उसको जो है उसके लागत का 1.5 गुना दाम एमएसपी दे। ये हमने फैसला किया है और हमने ये सब किसानों को दिया है पिछले 7 सालों में। आपको अगर वाकई किसानों के बारे में देखना है तो ये बिल, मुझे कभी कभी अफसोस होता है कहते हुए कि ये बिल जो है किसानों के जो डिमांड है और किसान जो एहतजाज जिसके लिए कर रहे हैं, जिसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और जो बिल है वो दोनों अलग मुख्तलिफ है और दोनों में कोई इख्तिलाफ नहीं है। वो एमएसपी के बारे में कह रहे हैं कि कानून होना चाहिए एमएसपी से रिलेटेड, जबकि एमएसपी का कोई जिक्र ही नहीं इस कानून में है। तो ये कानून बिल्कुल, फिर भी वजीर आजम ने कहा है कि अगर फिर भी आपकी कोई भी इसमें सलाह हो जो इसको बेहतर बनाने में मदद मिले, इस कानून को बेहतर आपके हित में, आपके फायदे, आपके लिए बेहतर हो, तो हम उसके लिए बिल्कुल मुमकिन तौर से, मुकम्मल तौर से तैयार हैं और हम इसको ठीक करने के लिए तैयार हैं। लेकिन एहतजाज करते हुए जो भी किसान भाई बहन हमारे, उन्होंने कभी इसके बारे में बार बार एक ही चीज कहा कि इसको रिपील करना चाहिए, रिपील कर दे, खत्म कर दे इस कानून को। जबकि कानूनी एक ढांचा होता है, उसमें कमियां हो सकती हैं ज्यादा, और कोई कमियां को दूर करने का तरीका हो सकता है, लेकिन कानून ही बिल्कुल खत्म कर दे, ये अपने आप में जो है मुझे लगता है कि गलत डिमांड है। और उस डिमांड के एहतजाज में हमने ये कहा कि हम आपके हर वो जो सही सलाह है, जो बिल्कुल जिम्मेदारी से आप सलाह दे रहे हैं और सही सलाह है, उसको हम चेंज करने के लिए तैयार हैं। लेकिन किसान भाई जफर साहब, सवाल तो ये उठता है कि ये कानून जिनके लिए बनाया गया है, किसानों के लिए कानून बनाया गया और किसान ही इस कानून पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, किसान इस कानून की कुछ चीजों को लेकर डर रहे हैं, उनमें खौफ है, तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि सरकार किसानों को कॉन्फिडेंस में ले, अपना भरोसा जीते किसानों का ये सरकार? बिल्कुल, देखिए इसीलिए मैं कह रहा हूं कि किसी भी मरहले का जो सलीके से, तरीके से अगर आप उस पर चर्चा करें जी, तो उसका जो है कुछ ना कुछ रास्ता निकल जाता है। लेकिन अगर आपकी सिर्फ यही डिमांड हो कि इसमें, अगर आप कह रहे हैं कि ये इसमें कुछ कमियां हो सकती हैं और उनको हमें कॉन्फिडेंस पे लेना चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब चूंकि आपने कहा कि उनको डर किस बात का है, मैं आप मुकम्मल तौर से आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, उनका पहला डर जो लोगों ने उनके दिमाग में बैठाया कि उनकी जमीनें कॉर्पोरेट फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो है कॉर्पोरेट उनकी जमीन ले लेंगे। लेकिन ये पहली बात तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है वो चाहे तो करें, नहीं चाहे तो नहीं करें। उनको मुनाफा और जितनी लागत से ज्यादा मूल्य मिले, ज्यादा बेहतर दाम मिले तो करें, नहीं तो नहीं करें। दूसरी बात, सेफ्टी नोट के तौर पे, सेफ्टी नेट जो ताकि उनका इंटरेस्ट रहे और उनको किसी तरह की तकलीफ ना हो, हमारी सरकार ने इस बिल में सब चीज का जो है प्रावधान किया है, सब चीज का तरीका निकाला है कि इनकी जमीन का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। ये जो फसल उगा रहे हैं उन फसलों का ही कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, किसी कॉर्पोरेट से या किसी दुकानदार से या किसी आम इंसान से, किसी से भी, जिससे भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ये। लेकिन ये फसलों का हो सकता है, जमीन का नहीं। 1 इंच भी जमीन कोई नहीं ले सकता है। सरकार ने खुल के बार बार कहा है कि कोई भी ऐसी
बात नहीं, और कोई कॉर्पोरेट आपकी जमीन की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं कर सकता। दूसरी बात, उन्होंने कहा 3 झूठ जो बार बार कांग्रेस और जो दीगर अपोजिशन पार्टीज है फैला रही है। दूसरी झूठ उन्होंने फैलाई थी कि एमएसपी जो एमएसपी खत्म हो जाएगा। आप देखिए एमएसपी जो है, हमने ही सबसे ज्यादा एमएसपी दी है, ज्यादा फसलों के एमएसपी दी है, ज्यादा एमएसपी पे सामान खरीद रहे हैं और हर बार एमएसपी बढ़ा रहे हैं। और ऐतिहासिक फैसले, तवारीखी फैसले से हमने 2018 में जो है हमने लागत से जो उनकी कीमत आई, जो खर्चा हुआ, उससे 1.5 गुना दाम में हमने स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को मानते हुए हमने उसका जो मुआवजा देने का, एमएसपी में देने का जो है फैसला लिया। तो ये अपने आप में है। और उसके बाद जब इस बिल के आने के बाद हमने कई बार एमएसपी को डिक्लेयर कैबिनेट ने किया। तो ये कहना है एमएसपी खत्म हो जाएगा, अपने आप में सरासर झूठ, इसलिए कि इस कानून के पास होने के बाद एमएसपी जो है डिक्लेयर किया गया। तीसरी झूठ उन्होंने कही कि जो है मंडियां खत्म हो जाएंगी, जो मंडी है वो खत्म हो जाएगी। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मंडियां जैसी है जस की तस रहेंगी, उसको और मॉडर्न किया जाएगा, उसमें इलेक्ट्रॉनिकली एक दूसरे से लिंक कर रहे हैं ई-नैम के थ्रू, और उनको बेहतर सिचुएशन में रहेंगी मंडी के। आप चाहे तो यहाँ बेचें, चाहे तो जहां पर इलेक्ट्रॉनिकली और कहीं बेहतर मुआवजा आपको मिल रहा है तो उस पर बेचते, लेकिन मंडियां खत्म नहीं होगा। हाँ, ये मंडियों के बाहर भी बेच सकते हैं। ये तीनों चीजें जो है, सवाल तो यही उठ रहा है कि यही तमाम बातें वजीर आजम साहब भी कह रहे हैं कि एमएसपी खत्म नहीं किया जाएगा, मंडियां चलती रहेंगी, पहले से मजबूत तरीका होगा, इस कानून से किसानों को फायदा होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि वजीर आजम साहब भी बार बार कह रहे हैं, नरेंद्र तोमर साहब बार बार कह रहे हैं, अमित शाह जी बार बार कह रहे हैं, किसान आखिर भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। किसानों को सरकार पर भरोसा क्यों नहीं है? देखिए, जब अगर आपकी डिमांड ऐसी हो, जो आपको कुछ जो ऑब्जर्वेशन है, जो कमियां आप देख रहे हैं, वो उसको दूर करने का एक तरीका होता है, वो समाधान हम तैयार हैं। लेकिन अगर आपकी डिमांड उससे बरक्स कोई और डिमांड आप कर रहे हैं जो जायज डिमांड ना हो, तो जाहिर है कि वो दोनों तरफ से वो मुश्किल होगी। हम तो कई बार पैर आगे बढ़ाते हुए जो है कई कदम आगे बढ़े और हमने कहा कि भाई हम इसको 1.5 साल तक, 2 साल तक एक वक्फे की तरह इम्प्लीमेंट नहीं करें, जो भी कमियां हैं अब हम बैठ के सुलझा लेते हैं और उसको सब कुछ जब हो जाए आपकी सेटिस्फैक्शन करता हूं, इसको फिर से इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर देंगे। लेकिन उस पर भी उन्होंने कहीं ना कहीं उसको भी रिजेक्ट कर दिया। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप 2006 की स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के रिकमेंडेशन देखिए, 2007 का जो है आप फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन देखिए, 2007 के जो है जो फार्मर्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी रिकमेंडेशन देखिए, जो आप 2007 के आप देखिए जो जितने चीफ मिनिस्टर और ये मिले थे के ग्रुप ऑफ चीफ मिनिस्टर्स की जो मीटिंग हुई थी, जो हुड्डा जी के अंडर में मीटिंग हुई थी, उसके रिकमेंडेशन देखिए, सारे रिकमेंडेशन उसी के हैं। उस वक्त यूपीए सरकार ने इसको किसी तरह से नकारा नहीं, एक्सेप्ट किया और कहा इम्प्लीमेंट करेंगे। ये उन्होंने ये किसान भाई बहनों के आंखों में धूल झोंकने का काम किया कि उन्होंने एक्सेप्ट किया, इम्प्लीमेंट नहीं किया। आज टिकैत साहब ये कह रहे, कल टिकैत साहब 2007 में कह रहे थे कि बड़ा अच्छा रिकमेंडेशन, इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। बार बार स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को रिकमेंडेशन के बारे में कहते हैं कि उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। हमने वही जब किया है, इतने बार डिस्कशन चर्चा के बाद अगर जो चीज आउटस्टैंडिंग थी उसको अगर हमने डिक्लेयर किया है, इम्प्लीमेंट किया है, कानून बनाया, तो ये सबके वेलकम करने की बात थी, सबने वेलकम भी किया। लेकिन और ये जो अध्यादेश तो है, ऑर्डिनेंस तो है जून में आया था, कानून तो जो है सितंबर में बना, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि किसान भाई बहन जो है हमारे, वो बेचारे बहुत ही सीधे साधारण लोग होते हैं, उनको कांग्रेस पार्टी और दीगर अपोजिशन पार्टीज ने कहीं ना कहीं गुमराह करने में कामयाब हुए हैं। वरना वो भी जानते हैं कि एमएसपी तो अलग है, कानून से उसका कोई लेना देना नहीं है। कानून जो है उनकी सहूलियतों को बढ़ाने के लिए किया गया है, वो सहूलियत बढ़ेंगी तो उनकी आमदनी बढ़ेगी, बेटर सर्विसेज होगी। सैयद जफर इस्लाम साहब, आपके कहने का मतलब ये कि कहीं ना कहीं जो अपोजिशन है और खासतौर से कांग्रेस ये नहीं चाहते हैं कि ये मसला हल हो, और यही बात नरेंद्र तोमर साहब भी बार बार कह रहे हैं कि कोई ऐसी ताकतें हैं जो किसानों के पीछे लगी हुई हैं, वो चाहती हैं कि मसला हल ना हो, जूं का तू चलता रहे। वरना 10-11 बार बातचीत हुई थी, मीटिंग हुई, मसला हल हो जाता। लेकिन कुछ ताकतें ऐसी हैं, यानी आपके कहने का मतलब यह है वो ताकतें अपोजिशन है और कांग्रेस। बिल्कुल, अपोजिशन में खासकर कांग्रेस दो
अपना दो रूप दिखा रही है। एक पहला रूप जो उसने देखा है कि अपने मैनिफेस्टो में लिखा है ये सब चेंजेस होने चाहिए, एमएसपी और एपीएमसी एक्ट में जो चेंजेस लाने चाहिए। अब हमने किया है तो उसको वो जो है उसके अगेंस्ट में खड़े हैं। दूसरी बात जो है, कांग्रेस ने शुरू से इन सब चीजों की पेशकश की है और बराबर कहा है कि किसानों के हित में ये सब चीजें करनी चाहिए। उनके ही समय में ये सारे कमीशन बने थे, उन्हीं के समय में एक्सपर्ट कमिटीज की रिपोर्ट आई है, उन्हीं के समय में शरद पवार ने इसको पॉजिटिव तरीके से रखा, उन्हीं के समय में हुड्डा जी ने कहा है और सब उनके ही लोग हैं। फिर भी उनके बड़े बड़े मंत्रियों ने कहा, उसके बावजूद आज उसके आड़े खड़े हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो एक जो रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन पार्टीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन पार्टीज होती है, खासकर प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी जिसकी बड़ी ज्यादा जिम्मेदारियां होती है, उसके बावजूद उन जिम्मेदारियों को इग्नोर करते हुए उन्होंने सिर्फ इसमें राजनीति करने की कोशिश की है। इसको सियासी तौर से देखते हैं, सियासी चश्मे से देखते हैं। यानी जफर साहब, इसको इस तरह से समझा जाए, इस तरह से माना जाए कि कांग्रेस किसानों के पीछे खड़ी है, वो मामले को सुलझने नहीं देना चाहती और शायद इसी वजह से जो सरकार है, मोदी सरकार, वो इस मामले को सुलझाना भी नहीं चाह रही है कि अगर मामले को सुलझा देंगे तो कांग्रेस की जीत हो जाएगी। लेकिन मेरा सवाल यह है कि बीजेपी और कांग्रेस की सियासत में किसान क्यों परेशान हो? 2 महीने से वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 60 से ज्यादा किसान ठंड से मर चुके हैं, 4-5 किसान खुदकुशी कर चुके हैं। तो सियासत अपनी जगह, लेकिन सियासत से ऊपर उठकर अब देखना चाहिए इनके इस मसले को। देखिए, हम तो सियासत नहीं करना चाहते। जब हमारे किसान भाई बहन जहां हैं, वो अन्नदाता हैं, उनको कांग्रेस और दीगर अपोजिशन पार्टीज को अन्न की फिक्र है, अनाज की फिक्र है, उन्हें किसान की फिक्र नहीं है। हमें अनाज की फिक्र से ज्यादा अन्नदाताओं की फिक्र है। इसलिए हम तो चाहते हैं कि इस मसले का जो है समाधान निकले, मसला हल हो और किसान भाई बहन अपने घर को जाए। इसलिए कि हमें जीत और हार की बात नहीं है। हम इसको कोई सियासी चश्मे से नहीं देखते, लेकिन कुछ लोग इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देख रहे हैं कि वैसे तो उनकी जमीन बिल्कुल खिसक गई है, खत्म हो गई है, चलो किसान के कंधे पर रह के हम अपनी राजनीति करें। लेकिन वो लोग टेम्पररी राजनीति कर सकते हैं, इसलिए कि किसान भाई बहन भी समझते हैं कि इस बिल में कुछ भी उनके खिलाफ नहीं, सब कुछ अच्छा है। भाई, अगर आपसे मैं पूछता हूँ कि अगर आप एक दुकान खोल के बैठे हैं, उसमें सिर्फ एक ही ग्राहक आने वाला है, तो जाहिर है उसमें आप मनमानी दाम आप खरीदेंगे, इसलिए कि खरीदार मनमानी दाम में नहीं ये कर पाएगा। लेकिन अगर एक ही दुकान में 10 खरीदार आते हैं जी, तो उसको बेहतर दाम मिलेगा, इसलिए कि उसका कई खरीदार आ गए हैं। अब एक खरीदार रहेगा तो जाहिर उसको अपने हिसाब से दाम नहीं मिलेगा, जो खरीदार मिलेगा उसको झुकना पड़ेगा। 10 खरीदार रहेंगे तो जाहिर उसको बेहतर दाम मिलेगा, इसके पास एक वेपन होगा कि अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन ये सब चीजें जो है आज कहीं ना कहीं हमारे किसान भाई बहन इग्नोर कर रहे हैं, जानते बुझते भी, इसलिए कि सभी जितने नेता हैं कहीं ना कहीं माजी में उन्होंने इस तरह के बयान दिए हैं जो बिल्कुल साफ इस बात को दर्शाता है। बिल्कुल। लेकिन मेरे कहने का मतलब सिर्फ जफर साहब ये है कि सियासत से हटकर किसानों का मसला हल किया जाना चाहिए, क्योंकि किसान पूरे मुल्क का पेट भरते हैं और आज अपने पेट के लिए, अपने लिए इस तरह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जफर साहब, पिछले कुछ दिनों से लगातार राहुल गांधी बीजेपी पर हमला कर रहे हैं, लगातार हर रोज कोई ना कोई ट्वीट उनकी तरफ से आ जाता है। आज भी उन्होंने एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट में उन्होंने 2014 या उससे पहले के जो डीजल, पेट्रोल और गैस के रेट थे उनका मुआवजा किया है आज के जो पेट्रोल, डीजल और गैस के रेट हैं उससे। और राहुल गांधी ने इस ट्वीट में साफ साफ कहा है जफर साहब कि तरक्की हुई है जीएसटी की, तरक्की हुई है टैक्स की और तरक्की हुई है महंगाई की। क्या यह सच्चाई है? देखिए, राहुल गांधी जी की सलाहियत जितनी है समझने बुझने की, उसके हिसाब से वो ट्वीट करते हैं। मेरे ख्याल से उनके अपने पार्टी के कई लोग इस बात से खुश नहीं है कि जो वो ट्वीट पे लिखते हैं उसका इम्प्लीकेशंस और उसकी अंडरस्टैंडिंग दोनों चीज का उनको जाती तौर से उस पर कोई नजरिया उनका नहीं होता। वो खुद जो समझ में आता है खुद मुख्तार हैं पार्टी में, इसलिए लिख देते हैं, उन पर कोई पाबंदी नहीं है इसलिए वो लिख देते हैं। कोई दूसरा आदमी अगर ऐसे लिखे तो उस पर जरूर लोग ही क्रिटिसाइज करेंगे, दबे दबे अंदाज में सभी लोग उनकी क्रिटिसाइज करते हैं उनके ट्वीट को, इसलिए कि वो बेमाने, बेमतलब के होते हैं और बेतुके होते हैं। जहां तक डीजल और पेट्रोल की प्राइस और जीएसटी की बातें हैं, तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि
इन्फ्लेशन जो है वो सब चीजें देखा जाता है इन्फ्लेशन से जी। सीपीआई जो है इंडेक्स, उसको देखिए आप। पिछले 4 साल का 6 साल 7 साल का एवरेज उठाइए जब तक हमारी सरकार थी, जो महंगाई दर जिसको बोलते हैं, और उनके समय का उठाइए जब वो उनके समय था, तो महंगाई दर आज हमारे साथ में 4% से भी कम होगा। हमने कंट्रोल करके रखा है, हर तरह से ध्यान रखते हैं कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे, महंगाई ना बढ़े। ये बात हो सकता है कि टेम्पोररी किसी एक चीज का दाम बढ़ा, किसी दूसरे चीज का दाम घटा, ऐसा हो सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर आप बास्केट देखें, जो एक गरीब आदमी के जब थाली में जाती है सामान, तो उसमें देखते हैं कि सारी चीजें जो है वो कितना उसमें इन्फ्लेशन बढ़ा, तो 4% से ज्यादा नहीं बढ़ा। पेट्रोल के दाम जो ज्यादा बढ़े हैं, हमने थोड़े बढ़ा के जो एक्साइज ड्यूटी लिया है, तो उससे सिर्फ गरीबों के ही हित में काम हो रहा है। उस हर पैसे का इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काम हो रहा है, जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, ताकि वहां के जो रूरल इलाके में जो आज तक सड़कें नहीं बनी थी, जहां पर कोल्ड स्टोरेज नहीं बने थे, जहां पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट नहीं बने थे, तो जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का काम जो किसानों के लिए नहीं हुआ था, वो हम कर रहे हैं। और उसमें किसान भाई बहनों की कितनी बड़ी बचत है, ये अच्छे से बेहतर तरीके से वो जानते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इसमें सियासी तौर से जो लोग कोशिश करें, और राहुल गांधी एक उसमें एक ऐसे इंसान है जो बार बार हर चीज को सियासी चश्मे से देखते हुए और पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं किसान भाई बहनों को गुमराह करने में उनका बड़ा हाथ भी रहा है। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा स्टंट है, ये गलत फैसला है, गलत तरीके से, यानी कांग्रेस गुमराह कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ सैयद जफर इस्लाम साहब, कांग्रेस कह रही कि जिस तरह से बीजेपी ने मौजूदा वक्त में लव जिहाद का मामला उठाया है, यह लव जिहाद का मामला सिर्फ लोगों के जहनों को भटकाने के लिए है, क्योंकि एक तरफ यूपी और मध्य प्रदेश में लव जिहाद का कानून सरकार लाती है, वहीं पर आपकी जो अलायंस पार्टी है, बिहार में आपकी जो सरकार है एनडीए की, वहां पर नीतीश कुमार मना कर देते हैं कि वो लव जिहाद को लेकर कानून नहीं लाएंगे। तो ये महज जहनों को भटकाने के लिए मसला उठाया गया है, किसानों के मसले से जहन भटकाने के लिए। देखिए, लव जिहाद पर से ये जो वर्ड है, ये जो अल्फाज है, उसको सरे तौर से मैं रिजेक्ट करता हूं। ये मीडिया में लव जिहाद का जो चल रहा है, उसको रिजेक्ट आप लोग भी रिजेक्ट कीजिए। आपसे अपील करता हूं कि लव जिहाद इस तरह के गलत तरीके से रिप्रेजेंट करना किसी कानून को, वो गलत है। और ये मीडिया के कहीं ना कहीं कमियां रही है कि इसको लव जिहाद का नारा देते हैं, इसलिए बिल्कुल गलत तरीके से लव जिहाद का कोई इससे मसला नहीं। इस सभी, लेकिन जफर साहब, इसे योगी आदित्यनाथ रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे, इसे मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज जी से रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे। नहीं, मैं कहता हूं कि देखिए, ये अल्फाज किसी भी कानून में नहीं लिखे हुए हैं। कानून में ये मीडिया में लोग कहते हैं, उसको लोग दोहरा देते हैं। मीडिया को भी और लोगों को भी इसको जरा समझदारी से और जिम्मेदारी से इस बारे में बात करनी चाहिए, इसलिए कि मीडिया के लोगों ने जिस तरह से इसको गलत प्रोपगेट किया है, उससे सोसाइटी में कहीं ना कहीं एक जो है गलत नजरिए से इस कानून को देखा जा रहा है। कानून क्या है कि आपको बिल्कुल इजाजत है, कॉन्स्टिट्यूशन आपको अलाउ करता है कि आप जाके किसी दूसरे मजहब के लड़के लड़कियों से शादी कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर कोई फोर्स करता हो कि आप अपने मजहब को चेंज करें, जैसे आपका नाम अबू हुरैरा, अगर अबू हुरैरा को किसी और लड़की जो दूसरे मजहब की उससे प्यार होता है और आप उनसे शादी करें और कहें कि नहीं, आपको इस्लाम को कबूल करना पड़ेगा, या फिर वो लड़की आपसे जिद करे कि आपको हिंदुइज्म कबूल करना पड़ेगा, या सिखिज्म करना पड़ेगा, या क्रिश्चियनिज्म करना पड़ेगा, तो आप पर जबरदस्ती है। आपको ये कानून ये दिखाता है कि आपको जाती तौर से अगर कोई जबरदस्ती करता है आपको अपने जो मजहब को चेंज करने के लिए, तो उस पर कानून क्या है। लेकिन अगर आप वाकई चेंज करना चाहते हैं, अबू हुरैरा बनना चाहते हैं, चलिए क्रिस्टोफर, तो आप क्रिश्चियनिटी को मानना चाहते हैं, तो आपको कोई ये नहीं है, सिर्फ आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाइए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जाइए, 30 दिन पहले कहिए कि आई अबू हुरैरा, मैं अबू हुरैरा अपने मजहब से बेदखल होके दूसरे मजहब को मानने की पेशकश करता हूं, और मैं अपने एफिडेविट दे रहा हूं कि मैं मानना चाहता हूं। और इस चीज को आप नोट करें, और कोई भी इस पे, मैं एक एडल्ट हूं और मुझे कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाजत देता है, और बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आइन में ये तमाम चीजें बिल्कुल वाज़ेह हैं, बिल्कुल साफ हैं। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ सैयद जफर इस्लाम साहब इस वजह से था
कि ये चीजें योगी आदित्यनाथ जी को समझ में नहीं आ रही हैं, ये चीजें शिवराज सिंह चौहान जी को समझ में नहीं आ रही हैं, इस वजह से सवाल उठता है और शायद इसी वजह से अपोजिशन और कांग्रेस ये इल्जाम लगा रही है कि लव जिहाद का शगुफा महज इस वजह से यूपी या एमपी में छोड़ा गया ताकि किसानों के तरफ से जहन भटके। अभी आप ही देखिए ना, आप पूछते हैं ये कानून जो आया है एंटी कन्वर्जन कानून, आपने वो तो पूछा नहीं, आपने पूछा लव जिहाद। ये मीडिया वाले लोगों की कमियां हैं, मीडिया में ऐसी बातें चला रहे हैं, कानून में कहीं लव जिहाद नहीं लिखा हुआ है। मैं आपको चैलेंज करता हूं, कानून में कहीं दिखाइए। जब इस तरह की क्वेश्चन पोज की गई, जब मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर को, उन्होंने बिल्कुल सख्ती से कहा कि नहीं हमने कोई कानून में ऐसा लिखा, दिखाइए कहां लिखा है। अब तो ये एंटी कन्वर्जन, फोर्स कन्वर्जन के खिलाफ ये कानून है। अगर आपको वाकई किसी और मजहब में जाना है तो आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को 30 दिन पहले यह इत्तला करना पड़ेगा कि मैं अपनी मर्जी से एक अडल्ट के तौर पे मजहब दूसरा है जो कबूल करने जा रहा हूं और मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया है। ये एफिडेविट देने के बाद कोई आपको किसी तरह के किसी इल्जाम में नहीं फंसा सकता। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि अबू हुरैरा कोई किसी और लड़की से शादी करे जो दूसरे मजहब की है, तो उसको आप फोर्स करके कहें कि आप नहीं, मुझे भाई आपको महजबी बन के रहना पड़ेगा और आपको अपना इस्लाम धर्म को अडॉप्ट करना पड़ेगा, तो वो कानून जो है उसके खिलाफ है कि आप जोर जबरदस्ती से नहीं, वो अपनी मर्जी से कहें। बिल्कुल। तो जफर साहब, आने वाले दिनों में अब क्योंकि वेस्ट बंगाल में भी चुनाव है, इसी तरह से आसाम में और एक दो रियासतों में और इंतखाबात होने वाले हैं। वेस्ट बंगाल की अगर हम खासतौर से बात करते हैं तो यहां पर लेफ्ट और कांग्रेस इत्तेहाद कर सकती है, लेकिन आने वाले दिनों में बीजेपी का पूरा फोकस वेस्ट बंगाल पर है। और यहां पर हमने देखा कि अब एक खबर यह भी निकल कर आ रही है कि लेफ्ट, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस ये इत्तेहाद कर सकती है बीजेपी के खिलाफ, यानी मोर्चाबंदी शुरू हो गई है। देखिए, चाहे इलेक्शन में हम जीतते हैं या इलेक्शन में हम हारते हैं, हम इलेक्शन को इलेक्शन की तरह पूरी मजबूती से, जो हमारी पार्टी की जितनी ताकत है उस ताकत से लड़ते हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी, एक सियासी पार्टी का हकूक है कि, और ये हक है उसका कि जब वो इलेक्शन हो तो इलेक्शन में पूरी ताकत से लड़े, ताकि उसको ये कभी अफसोस ना हो कि हमने ताकत जो हमारे पास है उससे हमने लड़ाई नहीं की। तो हम इलेक्शन लड़ेंगे और मुझे पूरा यकीन है कि हम इस बार टीएमसी खुद लड़े, टीएमसी के दाहिने बाएं दो बिखरी हुई सिमटी हुई पार्टी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जफर साहब, जिस तरह से पिछले 2-3 दिनों में बीजेपी डेलीगेशन ने इलेक्शन कमिश्नर से बाकायदा वेस्ट बंगाल में मुलाकात की और उन्होंने कहा कि सेंट्रल फोर्स को यहां पर भेजा जाए, लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, क्या बीजेपी का ये एक डर नहीं है? क्या तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी और ममता बनर्जी का डर सता रहा है बीजेपी को? नहीं, उनका डर नहीं सता रहा है। उनकी बौखलाहट जो है और उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो परेशान तो जरूर करेगा, क्यों ना करे भाई। एक कोई सियासी लीडर, उसको पॉलिटिकल वायलेंस में ही दिलचस्पी हो, उसकी पूरी दिलचस्पी हो पॉलिटिकल वायलेंस में, कि हमारे अपोजिशन पार्टी, जो भरती हुई अपोजिशन पार्टी, उसको, उसके कार्यकर्ताओं को जब वो अपनी पार्टी के लिए काम करे तो उसके मौत के घाट उतार दो, उसे जबरन पीटो, उसको वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से जेल में डलवा दो, वहां के जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की निगरानी में जितने खून खराबा हो सकते हैं, तोड़ फोड़ हो सकते हैं, यहाँ के हमारे पार्टी के लीडर, जो सीनियर मोस्ट लीडर, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो प्रेसिडेंट है पार्टी के, उनकी गाड़ी पे हमला करवा दो। ऐसा पॉलिटिकल वायलेंस इसलिए होता है जब उनको पता है कि उनकी जमीन खिसक चुकी है और वो हार के कगार पे खड़े हैं। हमें कोई परेशानी नहीं है, हम जद्दोजहद करेंगे, हम लड़ेंगे और अपनी पार्टी को वहां पर मजबूती से लेकर जाएंगे और इंशाल्लाह जरूर हमारी जीत होगी। और इस जीत के बाद वहां के लोगों के बीच में जो एक तफरका क्रिएट करके रखा है ममता बनर्जी ने, उसको दूर करेंगे, लोगों के लिए काम करेंगे, लोगों का एतमाद जो हमें मिला है उसको कायम रखेंगे। आज वो एतमाद हमारे साथ है, उनके साथ हो चुके हैं, लोग चाहते हैं वहां चेंज, और कॉन्फिडेंस जो है वो सिर्फ मोदी जी के लीडरशिप में है, और जो स्टेट में नई पॉलिटिकल पार्टी को चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी ही जो एक उभर की पार्टी है जो वो चेंज, जो उनकी चाहत है उसको पूरा कर सकती है। बिल्कुल। सैयद जफर इस्लाम साहब, क्योंकि अमेरिका में अब सरकार बदली है, ट्रंप की जगह जो बाइडेन आए हैं, हिंदुस्तान के रिश्तों पर क्या इसका कुछ असर पड़ेगा? देखिए,
हिंदुस्तान एक मजबूत मुल्क है। ये पुराना मुल्क नहीं है जहां पर सॉफ्ट टारगेट की तरह देखा जाता हो। पिछले 7 सालों में जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, बैक चैनल डिप्लोमेसी, ट्रैक टू डिप्लोमेसी, इन सब की वजह से जिस तरह से हिंदुस्तान ने एक मुकाम पाया है ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे अपने वजीर आजम की लीडरशिप में, वो अपने आप में एक अचीवमेंट है। आज हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ी ताकत है, और यहाँ की जो हमारे हिंदुस्तान के लोगों की जो सलाहियत है वो दुनिया में उसको लोहा माना जाता है। ऐसे में चाहे अमेरिका में बाइडेन हो, चाहे वहां पर ट्रंप हो, उनकी पॉलिसी इंडिया के लिए बहुत ही पॉजिटिव तरीके से रहेगी, इसलिए कि इंडिया के साथ रिश्ता उनको भी निभाना है और हमें भी अमेरिका के साथ रिश्ता निभाना है। बिल्कुल, हम यही उम्मीद करते हैं कि अमेरिका और हिंदुस्तान के रिश्ते आने वाले दिनों में मजीद मजबूत होंगे और दोनों मुल्क, हिंदुस्तान उसके साथ चलेगा और तरक्की होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद जफर इस्लाम साहब मेरे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो नाजरीन, खास मुलाकात में आज फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर किसी खास शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। जब तक के लिए मुझे और पूरी टीम को इजाजत दीजिए। आदाब।